ना क्लास में याद करने पे फोकस करो। घर जाके बहुत नोट्स बना लिए और अभी तक की ज़िंदगी में मुझे लगता है आप लोगों ने नोट्स ही बनाए हैं, है ना। एक ही काम किया है हमने, अच्छा तैयारी से अच्छे अच्छे नोट्स बनाना, कभी रिवाइज नहीं किया जाके, ये चीज़ हमको ठीक नहीं लगती। याद करने की कोशिश हमने नहीं की, तो अभी याद करने की कोशिश करो किस तरीके से पूरा फ्रेमवर्क काम करता है। सबसे पहले मैंने बोला बैकग्राउंड हमको जानना जरूरी है, उसके बाद में मेकिंग जानना जरूरी है, कैसे बना होगा क्या जानना जरूरी है। उसके बाद एक चीज आप पढ़ते हो प्रियम्बल, ऐसा कुछ पढ़ते हैं। उसके बाद फीचर्स वगैरह क्या होंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, मैं यूनियन टेरिटरी नहीं बोल रही, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, ये जानना जरूरी है, बिल्कुल जानना पड़ेगा। और क्या, सिटीजनशिप, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, बेसिक स्ट्रक्चर, पार्लियामेंट सिस्टम, पूरी किताब पढ़ लेंगे पार्लियामेंट सिस्टम ऐसा। या सबसे पहले मैं पॉलिटिकल सिस्टम देखूं कि अगर आपके यहाँ फेडरल सिस्टम है तो कैसा फेडरल सिस्टम है, ठीक है। आप पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हो, डेमोक्रेसी की बात कर रहे हो, तो यूएस के अंदर अगर प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी की मैं बात कर रही हूँ तो आपके यहाँ कौन सी डेमोक्रेसी की बात कर रही हूँ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वहां भी है यहाँ भी है, लेकिन वहां कौन सुप्रीम है और यहाँ अरे मैं अभी पार्लियामेंट्री की बात कर रही हूँ, गलत नहीं बोला हमने, बिल्कुल पीएम की सरकार भी बोलते हैं इस चीज़ को, लेकिन अभी आपको क्या बोलना है, पार्लियामेंट। क्या बोलना है, पार्लियामेंट। डेमोक्रेसी अगर मैं वहां बात कर रही हूँ तो क्या टर्म यूज कर रही हूँ, प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, और यहाँ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ठीक है, क्लियर है। और जो इन्होंने बोला वो भी गलत नहीं है, वो हम जब पूरा सिस्टम समझेंगे, फेडरल सिस्टम क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है, तब हमको और क्लैरिटी मिल जाएगी, क्योंकि एक ही चीज़ों को बहुत सारे नामों से हम जानेंगे, बहुत सारे फैक्ट्स तो हमारे पॉलिटी के अंदर आने वाले हैं। तो वो जो पूरा स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कि हमने फेडरल सिस्टम जो है वो ले रखा है, तो फेडरल सिस्टम के स्पेसिफिकेशन क्या हो सकते हैं और बाकी कंट्रीज के अंदर क्या है, हमारी कंट्रीज में क्या है, दोनों का कंपैरिजन क्या है, सेंटर और स्टेट के बीच में रिलेशनशिप कैसे है, इंटर स्टेट रिलेशनशिप कैसे है, इमरजेंसी प्रोविजंस अगर कोई है तो वो कैसे हैं, ये सारा सिस्टम हमको समझना होगा, ठीक है। उसके बाद 3 बॉडीज जो आप बहुत क्लियरली समझते हो, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। इसके अंदर क्या आएगा, सेंटर गवर्नमेंट आएगी, स्टेट गवर्नमेंट आएगी, क्या लोकल गवर्नमेंट आएगी, लोकल गवर्नमेंट भी पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद अगर लेजिस्लेटिव की बात करूं तो पार्लियामेंट ही बोल दूं, अगर मैं सेंटर की बात करूं पार्लियामेंट, यहाँ की बात करूं तो स्टेट लेजिस्लेचर, जिसके अंदर हाँ विधानसभा, विधान परिषद, ऐसा नाम सुना है हमने, ये सारी चीजें हमको डील करनी है। और ऐसे ही जुडिशरी में क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और जितने भी उसके सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं वो सारी चीजें डील करनी है। इसके अलावा भी कुछ पढ़ना है क्या, क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। उसके बाद पंचायती राज वगैरह सिस्टम, पूरा पंचायती राज सिस्टम वगैरह पूरा का पूरा लोकल गवर्नमेंट के अंदर ही आ गया, लेकिन वो सारी चीजें अलग से डील करेंगे, उनको अलग से पढ़ना पड़ेगा, उनका प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्लियर कट समझ आ रहा है। और ये पूरी चीजों में प्रीलिम्स में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जितनी चीजें अभी बात की है हमने, अरे हाँ ना, आप तो सुबह वाले बैच जैसे हो गए, सब है, ठीक है, थैंक यू, सब है, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। क्लियर, समझ आ गई यहाँ तक, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हम कहाँ से शुरुआत करेंगे भाई, बैकग्राउंड से शुरुआत करेंगे, ठीक है, चलो करें शुरू। हाँ पागल हो, आर्टिकल 52 से शुरुआत करते हैं, ये किसने कहा, बनना होगा। कितने लोगों को लगता है प्रेसिडेंट से शुरू करना चाहिए, जुडिशरी से शुरू कर दे तो और महान है। तो एक काम करती हूँ, लास्ट में इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में ही बात कर देती हूँ पहले, हाँ क्या लगता है,
अरे तो उसमें गलत थोड़े ना है कुछ, कहीं से भी स्टार्ट कराओ। मैं आपको कह रही हूँ हम सिस्टम से चलें, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मैंने अपना टास्क आप लोगों को पहले ही बता दिया ना, मेरे को लक्ष्मीकांत कवर करानी है आपकी। ठीक है, आपको प्रीलिम्स में बैठने से पहले ऐसे नहीं लगना चाहिए कि मेरे पॉलिटी के क्वेश्चंस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, प्रीलिम्स में आप टेस्ट पेपर दो, चाहे आप प्रीलिम्स का पेपर दो, आपको ये चीज़ तो लगनी चाहिए वहाँ पे कि हाँ मुझे पॉलिटी तो अच्छे से आ रही है, ये क्वेश्चंस तो मेरे को अच्छे से बन रहे हैं। क्योंकि सबसे सिंपल क्वेश्चन जो आपको लगेंगे वो किसके लगेंगे? पॉलिटी के ही लगेंगे। ठीक है, अभी भी आप कभी PYQ देखते हो या कोई भी पुराना पेपर उठा के देखते हो तो सबसे सिंपल कौन सा लगता है? ये तो अब सब बच्चों का अलग ही हो गया, रहने दो इस चीज़, इस डिस्कशन में तो होते ही नहीं है। B.Tech वाले को साइंस टेक लग रहा है, इनको ज्योग्राफी लग रहा है, इनको पॉलिटी लग रहा होगा। जो साइंस बैकग्राउंड के हैं उनको तो लगेगा, उनको तो पॉलिटी के भी इजी आते हैं। ठीक है, घुमाते नहीं है, हमने फैक्चुअल नॉलेज कभी गेन ही नहीं की, हमने कभी आर्टिकल 52 को पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब सिर्फ आर्टिकल 52 में आप इतना सोच लो कि एक प्रेसिडेंट होगा, और रिकॉर्डिंग हो रही है, आप पीछे बैठ जाओ थोड़ा। हाँ नहीं, थोड़ा सा पीछे हो जाओ ना, 1-2 सीट वाला, उतना दिक्कत हो रहा है तो फिर उधर दिखेगा नहीं ना ऑनलाइन वाले बच्चों को। जाओ जाओ बैक बेंचर्स के साथ, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, आगे से। अच्छा दोनों ही जा रही हैं, आजकल ज़्यादा ही दोस्ती हो रही है इन दोनों, है ना? तुम्हारे पास कैसे आ जाएंगी दोनों दोस्त? बिल्कुल नहीं आएंगी, वो एरिया तो इन्होंने ऐसे छोड़ रखा है। बैठ गए? चलो भाई, अब हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं। देखो आपको ये तो पता है क्या कि पहले हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स का रूल था, ऐसे तो पता है क्या हमको? ऐसा कुछ था क्या? सही में? ठीक है, था क्या? पक्का कंफर्म है? अच्छा इसका नाम कौन समझता है? क्या करने आई थी यहाँ पे? ट्रेड करने आई थी? पक्का आप मानते हो इस चीज़ को? क्या इसके अगेंस्ट में कोई भी हम एक भी बच्चा नहीं बोलेगा कि ट्रेड करने नहीं आई थी, टेरिटोरियल पावर बनने आई थी? इनिशियली ट्रेड के लिए आई थी, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उनको लगा कि यहाँ पे सूटेबल है, ये तो ठीक है, हमको यहाँ पे पावर बनना चाहिए, और उसके बाद वो पावर में आने लग गए। ठीक है, किसी ने भी नाम सुना है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट 1784, ऐसे नाम सुने हमने। एक्ट ऑफ सेटलमेंट किसको बोलते हैं? हाँ ठीक है, ये एम जो भी हैं, नाम आपका पूरा नहीं पता मुझे, आप ठीक हो, आपका आंसर भी ठीक है। हाँ जी, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरे ये तो जबकि वो टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा जवाब बच्चे देते हैं। नहीं, हमारा बैकग्राउंड नहीं है, कोई बात नहीं। चलो स्टार्टिंग से बात करते हैं। सबसे पहले ये क्या करने आई भाई? ट्रेड करने आई। ठीक है, कोई महारानी वहारानी होती थी क्या? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, उसने चार्टर एक्ट के थ्रू इनको एक्सक्लूसिव राइट दिए, किस चीज के? ट्रेड के। ठीक है, ट्रेड के एक्सक्लूसिव राइट प्रोवाइड किए ईस्ट इंडिया कंपनी को। 1765 के अंदर, ध्यान से समझना, क्या नंबर बोला मैंने? 1765। ठीक है, 1765, 567 करके याद कर सकते हैं? उल्टा ही जा रहा है शायद। नंबरिंग याद करने की यही तरीका होता है कि आपको कोई ना कोई लॉजिक उसमें ढूंढना पड़ेगा। देखो 5 6 7 ढूंढ सकते हो इतना लॉजिक। 1765 के अंदर ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको आपके दीवानी राइट्स मिल गए थे। कौन से राइट्स? दीवानी राइट्स। क्या होते हैं ये दीवानी राइट्स?
रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, ठीक है। रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस के राइट्स मिल गए थे कहाँ पे? बंगाल में, ठीक है। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। जो आपकी बंगाल प्रेसिडेंसी थी उसमें लगभग ये वाले एरिया जो है उस टाइम में कवर होते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी को 1765 के अंदर दीवानी राइट्स मिल गए थे किसके? पूरे बंगाल वाली प्रेसिडेंसी के, जिसमें कौन कौन आते हैं? बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। इतनी बात क्लियर समझ में आ गई? क्यों, क्या हो गया होगा ऐसा 1765 में? हाँ, बैटल ऑफ बक्सर 1764, ठीक है। जो मुगल थे शाह आलम वो आपके हार गए थे। उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या प्रोवाइड कर दिए गए? आपके दीवानी राइट्स। और दीवानी राइट्स का मतलब क्या होता है? एक तो रेवेन्यू वाले राइट्स, रेवेन्यू, और आप ये तो समझते हो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रेवेन्यू वाली जो है यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। और दूसरा देखो सिविल जस्टिस। तो ये दोनों आपको इंपॉर्टेंट लग रही है कि ये दोनों इंपॉर्टेंट काम जो है अब कौन संभालेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। कहाँ पे? कौन से रीजन के अंदर? बंगाल वाले रीजन के अंदर ये संभालेंगी। ये इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ऐसा कुछ हो गया। आई क्या करने थी? ये ट्रेड करने आई थी। एक स्टेप अब आगे बढ़ी, अब इनको दीवानी राइट्स मिल गए। और कब मिले ये दीवानी राइट्स? 1765 के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी राइट्स कहाँ के? बंगाल, बिहार, उड़ीसा, ठीक है। और दीवानी राइट्स का मतलब रेवेन्यू एंड सिविल जस्टिस, ठीक है। अब यहाँ पे दो तरीके से हम इस पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। एक तो हम पढ़ते हैं द कंपनी रूल, द कंपनी रूल। एक हम पढ़ते हैं क्राउन रूल, क्राउन रूल। टाइम पीरियड याद है किसी को इसका? ठीक लिखा है मैंने? ठीक है। 1858 तक तो आपके रूल किसका रहा? कंपनी का। उसके बाद में ऐसा क्या हुआ कि क्राउन को अपने आप आना पड़ा कि भाई अब तो पूरा का पूरा रूल किसका होगा? हमारा होगा, ठीक है। क्यों? सिपाही मिटिनी, ध्यान है। 1857 रिवॉल्ट, ध्यान है। जब इतनी बड़ी चीज हो गई तब वहां पे क्राउन को लगा कि अब कंपनी जो है वो नहीं, हम पूरे के पूरे ये सारी चीजें संभालेंगे और डायरेक्ट संभालेंगे। क्लियर है? अब रूल किसका होगा? अभी तक रूल तो वही कर रहे थे, लेकिन किसको पावर दे रखी थी? कंपनी को दे रखी थी। कंपनी को मीडिएटर बना रखा था एक तरीके से। उसके बाद धीरे धीरे पावर्स तो वही अपनी बढ़ाते जा रहे थे। और 1858 में आते ही उन्होंने तुरंत कह दिया कि अब रूल किसका होगा? हमारा होगा। मतलब महारानी ने बोल दिया अब कौन रूल करेगा? मैं करूंगी। तो सबसे पहला एक्ट जो हमको देखना है दैट इज 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। क्या करेंगे इसमें? ये क्या करना चाहिए इनको? ईस्ट इंडिया कंपनी है और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट है। गवर्नर जनरल बना दिया। कहाँ का? किसको? वॉरेन हेस्टिंग्स को। और पहले क्या था ये पोस्ट? गवर्नर ऑफ बंगाल, ठीक है। गवर्नर जनरल बना दिया किसको? जो गवर्नर ऑफ बंगाल था। इसको देखो एक डायग्राम से आप समझना कि मेनली ये तीन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। किसकी बात कर रही हूं मैं यहाँ पे? 1773 रेगुलेटिंग एक्ट की। सबसे पहली चीज जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने कंपनी को पहली बार रेगुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश की, ठीक है। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो तो वहां इंग्लैंड में बैठे होंगे ना, और यहाँ पे कौन थी? कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। पहले क्या मोटिव के साथ आई थी? ट्रेड करने आई थी। और धीरे धीरे उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बढ़ते गए, ठीक है। तो सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट है 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने किसको कंट्रोल करने की कोशिश की? ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश की, ठीक है। उसके बाद इन्होंने देखा कि अच्छा इसके पास कुछ पॉलिटिकल
मामले भी हैं जो ये हैंडल कर रहा है और कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मामले भी हैं जिनको ये हैंडल कर रहे हैं। अब उनको लगा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। मतलब वही बात है कि हम इनको कंट्रोल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन एक ही लेवल का होना चाहिए और उसके हेड कौन होने चाहिए? हम होने चाहिए। क्लियर? तो इसका मतलब अब वो इसी हिसाब से धीरे धीरे प्रोविजंस करेंगी जो उसको स्ट्रांग बनाएगा और इस कंपनी को क्या करेगा? रेगुलेट करेगा। और पावर धीरे धीरे किसके हाथ में आएगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आएगी। ठीक है, अब आपको इसके की प्रोविजंस जो है वो ध्यान रखने और आराम से याद रह जाएंगे। सबसे पहली चीज ये था गवर्नर ऑफ बंगाल। गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको क्या बना दिया अब? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। एक तो ये काम कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसके लिए इसकी हेल्प करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी बनाई। ठीक है, यहाँ पे जो गवर्नर ऑफ बंगाल होगा, ये प्रोविजंस हैं। किसके प्रोविजंस की बात कर रहे हैं हम? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यहां लिख लें, ऊपर दिख भी रहेगा ऊपर वाला, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। और इस एक्ट के अंदर क्या हुआ? सबसे पहले मेन आइडिया था रेगुलेट करना, कंट्रोल करना ईस्ट इंडिया कंपनी को, पूरा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो डेवलप करना। इसके लिए सबसे पहला क्लॉज इन्होंने क्या किया भाई? इन्होंने गवर्नर ऑफ बंगाल जो था उसको क्या बना दिया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और फर्स्ट कौन से थे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ये तो नाम सुना ही होगा हमने। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो पहले आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने। इसके अलावा क्या काम करेंगे? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई इनकी हेल्प के लिए। ये अकेले काम करेंगे क्या? ये अकेले काम नहीं करेंगे। इनकी हेल्प के लिए एक 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है वो बनाई गई। क्या बनाई गई? एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाई गई इनकी हेल्प के लिए। और कितने मेंबर थे? 2, 3, 4 मेंबर की। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया 1774 के अंदर। कब? 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट जो है वो बना। और जब बना था 1774 में, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जो अदर जजेस होते हैं वो थे। स्ट्रक्चर क्या था इसका? 1+3। 1 क्या था इसके अंदर? चीफ जस्टिस थे और 3 क्या थे? अदर जस्टिस थे। क्या इतनी बात समझ में आ गई हमको? और ये किसके प्रोविजंस की बात कर रहे हैं हम? दोबारा से, रेगुलेटिंग एक्ट। अच्छा, किसी ने भी ये नाम सुना है? 3 बड़ी प्रेसिडेंसी जो थी, एक बंगाल, दूसरा बॉम्बे और मद्रास। बॉम्बे और मद्रास। क्या बॉम्बे और मद्रास में भी रहे होंगे गवर्नर? उनका क्या करें? उसको सबऑर्डिनेट बना दिया। किसका? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के सबऑर्डिनेट रहेंगे ये। और क्या है? बॉम्बे एंड मद्रास के जो गवर्नर्स हैं वो क्या रहेंगे? इसके सबऑर्डिनेट रहेंगे। सबऑर्डिनेट अभी किया, इसका मतलब पहले ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। क्या ये चीज क्लियर है? पहले ये इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, अब इनको बोला आप किसके अंडर में काम करोगे? इस भाई साहब के अंडर में आप काम करोगे। क्लियर है? उसके बाद में जितने भी आपके वर्कर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, देखो ये यहाँ पे उल्टे लोग बना रही हूं मैं, इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहे हैं। ठीक है, और ये सीधे लोग मतलब ये इंडियंस हैं। इनको मना कर दिया कि आप इनसे डायरेक्ट प्राइवेट ट्रेड नहीं करोगे। किसको मना किया? किसने मना किया? हाँ, रेगुलेटिंग एक्ट ने 1773 ने किसको मना किया प्राइवेट ट्रेड करने के लिए? कंपनी के जो सर्वेंट्स हैं या जो कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनको बोला कि आप यहाँ के नेटिव लोगों के साथ डायरेक्ट ट्रेड या ये आपको कोई प्रेजेंट दे, ब्राइब दे, ये सारी चीज़ें नहीं चलेंगी। इसके लिए कंप्लीटली इनको मना कर दिया। क्या ये बात समझ में आ गई? कंप्लीटली इनको क्या कर दिया? मना कर दिया। इसके बाद में एक होता है COD। क्या होता है? COD। कोई भी कंपनी जो होती है उसका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है।
ठीक है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होता है। आप लोग मूवी वगैरह भी देखते हैं तो डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है, फिर उसके बाद कोई बड़े डिसीजन लिए जाते हैं कि इस कंपनी को कैसे चलाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। मतलब अगर एक कंपनी की गवर्निंग बॉडी की मैं बात करूं कि कौन उसको गवर्न कर रहा है, तो कौन कर रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। मेन इंपॉर्टेंट काम इनका होता है। अब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट ने ये बोला कि इस कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि आपके कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, इनको भी रेवेन्यू के जितने भी मामले हैं, जितने भी अफेयर्स होते हैं, सिविल जस्टिस के जितने भी अफेयर्स होते हैं इंडिया के अंदर, कहाँ पे, इंडिया के अंदर, रेवेन्यू, सिविल जस्टिस और मिलिट्री अफेयर्स जितने भी होते हैं, उनकी रिपोर्ट आपको किसको देनी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होगी। यहां पे अगर मैं बनाऊं ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो आपके ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को रेवेन्यू वाले मामले और सिविल जस्टिस वाले मामले और मिलिट्री अफेयर्स जो है उनके बारे में रिपोर्ट किसको देनी होगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देनी होगी। क्या लग रहा है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, कंट्रोल एंड रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कहा जा सकता है कि ये कंट्रोल और रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दोबारा से देखना एक बार, आप याद ही करने की कोशिश करो, बाद में आएगा। सब इंडिपेंडेंट, हाँ इससे पहले इंडिपेंडेंट थे। और हालांकि ज़्यादा पिक्चर अभी प्रोविंसेस का क्या रोल था, ये सब ज़्यादा पिक्चर आपको ये वाली कब समझ में आएगी, हिस्ट्री पढ़ने पे तभी तो समझ में आएगी। अभी तो एक ही नाम आया, प्रेसिडेंसीज, ठीक है। बहुत सारी प्रोविंसेस भी थी ना, ब्रिटिश जो पूरा इंडिया था उसके अंडर में बहुत सारे प्रोविंसेस भी थे, वो छोटे होते थे, प्रेसिडेंसी क्या होती थी, बड़ी होती थी, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम हमारा कहाँ पे आएगा, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। लेकिन फिर भी अभी समझ लो प्रोविंसेस है और ये है। अब जब मैंने इनको बोला कि ये सबऑर्डिनेट हो गए, इसका मतलब ये पहले इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे। कैसे काम कर रहे थे, ये तीन बड़ी प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, इसको याद रखा जाता है BBM करके। कैसे, BBM, बंगाल, मद्रास, ठीक है। ये अलग अलग काम कर रहे थे। अब इनको क्या कर दिया हमने, इसी का सबऑर्डिनेट बना दिया। अब देखो जरा वापस से, कंपनी रूल मतलब 1858 में ऐसा क्या हुआ होगा, या अगर मैं बोलूं 1857 में ऐसा क्या हुआ होगा कि आपके महारानी को लगा अब तो मैं ही संभालूंगी सब कुछ, अब कंपनी के भरोसे नहीं छोड़ सकते, ठीक है। क्या हुआ, अरे मेरे को तो सुन ही नहीं रहा क्या बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, मेरे को सुना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए मैं ऐसे हो गई, ठीक है। चलो उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की बात है। इसके की प्रोविजंस या इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट या कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की, और देखा कि इसके पॉलिटिकल काम भी है, इसके एडमिनिस्ट्रेटिव काम भी है, तो एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट हमको है। और इसके की प्रोविजंस, नंबर 1 क्या था, गवर्नर ऑफ बंगाल को क्या बना दिया, अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फर्स्ट कौन, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके हेल्प के लिए क्या बना दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कितने मेंबर की, 4 मेंबर की। और इन 4 मेंबर का काम क्या होगा, इसको अपने काम में असिस्ट करना, क्योंकि इसका काम भी तो बढ़ा रहे हैं, इसके अंडर में इसको भी तो दे रहे हैं, इसको भी तो संभालना होगा। तो काम को बंटवारा करने के लिए हमने एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बना दी कि भाई तुमको हेल्प चाहिएगी बाकी लोगों की, तो ये लो 4 लोग, ठीक है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट बना दिया 17, कहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या था उस टाइम, 1 क्या होगा और 3 क्या होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया ये देखो, और अभी हम जब भी ब्रिटिशर्स को बनाएंगे हम उल्टे लोग बनाएंगे, और जब भी हम यहाँ वालों को बनाएंगे इंडिया के लोग बनाएंगे, ठीक है। अब कोई ये मत बोलना अगर वहाँ पे कोई इंडियन काम कर रहा हो तो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में काम कर रहा है तो उल्टा ही बनाएंगे हम, ठीक है। क्लियर है, उल्टे लोग और सीधे लोग, इन पे क्या था, ये पॉइंट क्या था, जो सर्वेंट है कंपनी के उनको प्रोहिबिट कर दिया गया, किस चीज के लिए, कि प्राइवेट ट्रेड आप नहीं करोगे, प्रेजेंट्स आप एक्सेप्ट नहीं करोगे और ब्राइब आप एक्सेप्ट नहीं करोगे जो यहाँ के नेटिव लोग हैं उनसे। क्लियर। और कंपनी की गवर्निंग बॉडी कौन थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। और ये गवर्निंग बॉडी जो है, अब ये RCM वाले काम, रेवेन्यू, सिविल जस्टिस और मिलिट्री अफेयर्स, ये जो भी काम इंडिया के अंदर होंगे, ऐसे जो भी अफेयर्स होंगे उनकी रिपोर्ट किसको देगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट को देगी। इसको बना लें हम
हमने फोटो क्यों खींची? बना नहीं रहे हम? फिर बना लिए। अच्छा ठीक है। अच्छा अब एक बात बताओ ज़रा कि ये लिखाने की ज़रूरत है क्या? नहीं है ना? हाँ वही, बहुत सारा हो जाएगा, कोई सेंस नहीं बनेगा उसका। क्लियर है? कोई सेंस नहीं बनेगा। लेकिन हाँ, आपने ये नोट किया या नहीं, शॉर्ट में लिख लें या तो हम इसको, कोई ऐसा बच्चा क्लास में जिसने नहीं लिखा? हाँ बिल्कुल दे रखा है, लेकिन बुक हम पढ़ते कहाँ हैं? बना लिए हैं। एक बच्चे से काम नहीं चलेगा, बाकी लोग भी बोल दें भाई एक बार हो जाएगा। ठीक है, ये लिख लिया छोटे छोटे फॉर्म के अंदर। चलो ठीक है, नेक्स्ट आपको देखना है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या देखना है? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखो भाई 17, ये कब की बात है? 1773। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, 1781। कब? 1781, एक्ट ऑफ 1781। इसके अंदर देखो क्या किया इन्होंने, कोई बहुत ज्यादा ऐसे काम नहीं किया। इनको ना ये जो इन्होंने 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया, कुछ कमियां लगी इसकी। ठीक है, कि कुछ कमियां हैं इसके अंदर, तो उन कमियों को हम सुधार देंगे। अब वो कमियां हमारे अकॉर्डिंग नहीं होंगी, किसके अकॉर्डिंग होंगी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होगी। ठीक है, तो इसीलिए इसको बोला गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या बोला इसको? सेटलमेंट। ठीक है, अब देखो जरा इसके अंदर क्या कर रहे हैं ये। इन्होंने कहा पहले हमने क्या बनाया था, एक ये बनाया था क्या, ऐसी कोई बॉडी इन लोगों ने, सुप्रीम कोर्ट बनाया था। कब बनाया था? 1774 में बनाया था। कहाँ बनाया था? स्ट्रक्चर क्या था इसका? 1+3। ठीक है, अब आपको पिछले वाली स्लाइड से एक बात तो समझ में आ गई, ये किसको ज्यादा पावरफुल करना चाहते हैं? गवर्नर जनरल को। अब आप सोच के देखो, ये बेचारा इंडिया के अगेंस्ट में कुछ भी करने की कोशिश करे, सुप्रीम कोर्ट इसको रोक दे तो ये दिक्कत हो सकती है। लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएं तो बाकी लोग जा सकते हैं ना। आप अपने आप को इमेजिन करो, ब्रिटिश एरा में आप हो और उसके बाद में वहां पे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कुछ ऐसा काम कर रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे? सुप्रीम कोर्ट जाओगे? बिल्कुल जाओगे। और सुप्रीम कोर्ट बनाया किसने है? उन्हीं लोगों ने बनाया है। तो क्या ये काम होना चाहिए उनके अकॉर्डिंग? उनके लिए बेनिफिट है इस चीज का। अगर ऐसे आप लोग उस टाइम में इतने सारे इश्यूज जनरेट करने लगे और हर इंसान गवर्नर जनरल के जो ऑफिशियल काम है उनके बाद में सुप्रीम कोर्ट जाने लगे, तो क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ये रूल करने का सपना है या ये रेगुलेट और कंट्रोल करने का जो सपना है ये पूरा होगा? नहीं होगा। इसलिए इन्होंने बहुत स्मार्टली एक बात बोली कि ये इसको हम एग्जेम्प्ट करते हैं किस चीज से? सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से। सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आपके गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल जो काम कर रही है, अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में जो काम कर रही है, उस पोस्ट पे होने की वजह से जो काम कर रही है, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट किस चीज के ऊपर काम नहीं कर पाएगा, इसका ज्यूरिडिक्शन नहीं है। कौन सा? जो आपके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है या गवर्नर जनरल इन काउंसिल लिख देते हैं, गवर्नर जनरल और इसकी काउंसिल जो भी काम करेगी अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में। किसमें? अरे बोल लो रे, जिंदा हो है क्या? किसने बोला? यस मैम। एक ही बच्ची है, बाकी तो बोले ही नहीं। ये अभी भी नहीं बोलेंगे, ये अंदर से मर चुके हैं। जितने भी एक्ट वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के करेगा। ठीक है, एक्ट्स कौन से वाले? जो ऑफिशियल कैपेसिटी। ऑफिशियल कैपेसिटी का मतलब क्या होता है? उस पोस्ट पे आप बैठे हो, ठीक है, तो आपकी जितनी भी ऑफिशियल ड्यूटी है ना वो करना। क्या ये बात समझ आ रही है? लेकिन ये ढंग से काम करेंगे आपको लगता है? ये तो पावर लेना चाहते हैं। ये इसीलिए किया गया है कि कल को जो आपका गवर्नर जनरल कोई रूल बनाए, कोई रेगुलेशन बनाए, तो उसके ऊपर लोग क्वेश्चन ना कर पाए, क्योंकि क्वेश्चन करते अगर लोग तो सुप्रीम कोर्ट में जाते। इन्होंने पहले ही कह दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट में, इसके खिलाफ तो आप जा ही नहीं सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से ही क्या है? बाहर है, ये तो काम यहाँ पे नहीं चलेगा। क्लियर? उसके बाद देखो इन्होंने क्या कहा, जितने भी मामले हैं रेवेन्यू के, किसके?
रेवेन्यू के एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू एंड कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू। ये आपको लग रहा है ये पैसे वाला मामला किसी और को देंगे, या ये लोग ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं, अपने यहाँ ज्यादा पैसा लेके जा रहे हैं, तो आपको क्वेश्चन उठाने देंगे उस चीज पे? आपको क्वेश्चन उठाने नहीं देंगे, ठीक है। इन्होंने कहा ये मामले भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। क्या ये बात क्लियर समझ आई? 17 कब है ये? एक्ट ऑफ 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। जो पिछले वाले में कमियां इनको लगी उसको यहाँ पे इन्होंने सेटल करने की कोशिश की। सबसे पहला सेटलमेंट किया कि जो गवर्नर जनरल इन काउंसिल है उसको ऑफिशियल कैपेसिटी में जितने भी काम करेगा वो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू नहीं कर सकता, उसके ज्यूरिडिक्शन से ही बाहर है। सेकंड चीज इन्होंने बोली जितने भी रेवेन्यू वाले मामले हैं या फिर कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू या सेटलमेंट ऑफ रेवेन्यू के जितने भी अफेयर्स होंगे वो भी सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन से बाहर है। क्लियर? तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट बोलेगा ना मैं करूं क्या, फिर ऐसा बोलेगा कि मेरे को बनाया ही क्यों है? फिर जब कोई पावर ही नहीं देनी तो बनाया ही क्यों है? तो इन्होंने कहा जो सिविलियन है उसके जितने भी अफेयर्स हैं वो आप देख लो। ये कहाँ पे बना था? कलकत्ता में बना था। तो उन्होंने कहा जो कलकत्ता के लोग हैं इनके मामले आप देख लो। और इन्होंने एक चीज मेंशन करके यहाँ पे बोली कि उनके रिलीजन के अकॉर्डिंग देखना। अगर कोई हिंदू है तो उसको किसके अकॉर्डिंग देखना? हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग देखना। और अगर कोई मुस्लिम है तो मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग देखना। क्या ये बात समझ में आ गई? ऐसा। इसके बाद में देखो एक और चीज थी, जो प्रोविंसेस होते थे या जिनको प्रांत बोलते थे, जो इनसे छोटी यूनिट थे, उनके यहाँ भी तो बहुत सारे कोर्ट होते होंगे। सो गए सारे लगता है, सो गए क्या? ऊपर ही नहीं देख रहे हम तो। कोर्ट होते होंगे बहुत सारे। हाँ, उनके यहाँ भी बहुत सारे कोर्ट होते हैं। और जब वहाँ से उन कोर्ट के अंदर कोई अपील यहाँ सुप्रीम कोर्ट को करनी है तो ऐसा काम होता है ना। आपके भी अभी हाई कोर्ट से कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट में आ सकती है ना, ऐसा होता है। तो जितने भी प्रोविंसेस के कोर्ट होते थे वो उनको जब अपील करनी होगी तो वो सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। क्या बोला इन्होंने? सुप्रीम कोर्ट में नहीं कर सकते। तो फिर ये बोले कि भाई फिर कहाँ अपील करेंगे हम? तो हमने बोला, या हमने नहीं, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बोला कि आपको अपील करनी है आप करो गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। ठीक है, फिर से समझाते हैं। देखो ये है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अरे बात तो मत करो, ठीक है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें हमने ये सारी बातें बोली। इसके अंदर इनको कमियां लगी, उस कमी को अब सुधार रहे हैं ये ब्रिटिशर्स। ये हमारे लिए कमियां नहीं है, ठीक है। हम अपने डायरेक्शन से सोचें या हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमको बहुत क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इन्होंने इस चीज़ को सुधारा कैसे कि भाई इनको पता था गवर्नर जनरल इन काउंसिल है, वो बहुत सारे काम ऐसे करेगी जो कि आपके अकॉर्डिंग ठीक नहीं होंगे, इंडिया के लोगों के लिए ठीक नहीं होंगे, और बहुत सारे लोग खड़े होंगे फिर उनके अगेंस्ट। और बहुत सारे लोग आके क्या बोलेंगे कि भाई कोर्ट है, कोर्ट के अंदर जा रहे हैं हम तो, और ये काम इन्होंने ठीक नहीं किया। इन्होंने बहुत स्मार्टली बोला कि इसके जितने भी ऑफिशियल कैपेसिटी के काम हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में आते ही नहीं है, मतलब आप इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। सेकंड चीज इन्होंने कही कि जो भी रेवेन्यू के मामले हैं या कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के मामले हैं उसके अगेंस्ट में भी आप क्या नहीं कर सकते, आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकते। तब सुप्रीम कोर्ट का क्वेश्चन आता है कि फिर हमने करना क्या है, क्या करेंगे? ये सिविल मैटर्स देखो, ठीक है, वो वाले अफेयर्स देखो, हिंदू को हिंदू के अकॉर्डिंग, मुस्लिम को मुस्लिम लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसके बाद में हमने बात की जितनी भी प्रोविंसेस हैं उन प्रोविंसेस के जितने भी कोर्ट हैं अगर वो अपील करना चाहें तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। वही बात हुई ना, यहाँ वाले लोग नहीं खड़े हो रहे, ये लोग खड़े हो जाएंगे बहुत सारे और फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर फिर अपील करेंगे कि ये काम आपने गलत किया, ये काम आपने गलत किया, ये काम आपने गलत किया। नहीं, इसके लिए भी बीच में मीडिएटर डाल दिया। किस चीज़ को? ये किसको देंगे अपील? गवर्नर जनरल को। और गवर्नर जनरल आपके अकॉर्डिंग सोचेगा या उनके अकॉर्डिंग सोचेगा? उनके अकॉर्डिंग सोचेगा, इसलिए इसको बोला एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हाँ, हमने पहले क्या बोल दिया? अच्छा ठीक है, वो भी ठीक है, फिर घबरा क्यों रहे हो? सही तो बात है। एक्ट ऑफ 1781 या फिर
एक्ट ऑफ सेटलमेंट। बना लो इसको भी, इसकी भी फोटो खींचनी है तो खींच लो, बन गया। ठीक है, कितने लोगों को यहाँ तक की भी बात समझ नहीं आई? आ गई पक्का? किसी की शक्ल से ऐसा लग रहा है नहीं आई? हाँ आप बताएं। आप 1773 रेगुलेटिंग एक्ट बताएं। शॉर्ट में ही, बहुत ज़्यादा वो नहीं। स्ट्रक्चर 1+3, ठीक है। हम्म हम्म किसकी हेल्प के लिए? ठीक है, और कोड ऑफ डायरेक्टर बनाया या बना हुआ था? आरसीएम, रेवेन्यू, सिविल जस्टिस, मिलिट्री। हाँ, ये जितने भी अफेयर्स होंगे उसका काम है रिपोर्ट करना किसको? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। एक पॉइंट और छूट गया, डायरेक्ट ट्रेड जो है या प्राइवेट ट्रेड की जो हम बात करते हैं वो डायरेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, वहाँ के नेटिव लोगों के साथ में। प्लस आप कोई भी उनसे प्रेजेंट नहीं ले सकते, ब्राइब नहीं ले सकते। और ये किसके लिए प्रोहिबिशन था? कंपनी के जो एम्प्लॉय थे या सर्वेंट थे, सर्वेंट ही बोलेंगे उनको हम, ठीक है, कंपनी के जो सर्वेंट थे उनके लिए था। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम कौन सा एक्ट देखेंगे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। क्या हुआ? 1784 की बात है। कब की बात है भाई? 1784, पिट्स इंडिया एक्ट। देखो इसके अंदर कोई बहुत ज्यादा ऐसे चेंजेस वगैरह की बात नहीं हुई इसके अंदर, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है आपके, जो कंपनी थी, कंपनी के दो तरह के फंक्शन देखे इन्होंने। एक फंक्शन जो कि आपके क्या थे? पॉलिटिकल थे, पी से पॉलिटिकल, और दूसरे कमर्शियल। ठीक है, एक तो फंक्शन इनके थे जो कि कमर्शियल थे और एक फंक्शन थे पॉलिटिकल से, पॉलिटिकल फंक्शन थे। ठीक है, ये किसके फंक्शन है? कंपनी के हैं। कौन सी कंपनी के हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं। ठीक है, दो तरीके के फंक्शन को हैंडल करने के लिए अब दो तरीके की बॉडी को काम सौंपा जाएगा। किसको सौंपा जाएगा? दो तरीके की जो बॉडी है उसको काम सौंपा जाएगा। सबसे पहले जो कमर्शियल फंक्शंस है वो तो हमारे पास सी से सीओडी ध्यान रह जाएगा। ये सी से सीओडी, और सीओडी क्या था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था। गवर्निंग बॉडी होती है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, पहले भी पढ़ा है हमने। गवर्निंग बॉडी होती है कंपनी की। ठीक है, अब ये जो पॉलिटिकल मामले हैं इसके लिए बोला कि अब आप ये मामले नहीं संभालोगे। ठीक है, इसके लिए एक अलग से आपके बॉडी बना दी और जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। क्या था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, BRD ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और ये क्या है? कैश सीओडी करना है हमको यहाँ पे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और ये थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब आप इसका स्ट्रक्चर की अगर बात करो तो इसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस इसके अंदर बढ़ाती जाएगी। किसके अंदर? बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंदर। मतलब मैं ये बोलूँ पहली बार आपको कुछ डुअल गवर्नमेंट जैसा कुछ सिस्टम इंट्रोड्यूस दिख रहा है। क्या दिख रहा है? क्या ऐसा कुछ हमको? इंट्रोडक्शन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या यहाँ तक की बात हमको समझ में आई? और इसका नाम क्या है? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स कौन थे? हाँ हाँ, विलियम पिट्स। किताब ही लेके बैठे हैं क्या हम? वो तो दिख ही रहा है, तीनों लोग जब किताब में देख रहे हो इधर देख रहे हो।
अभी तक भी पढ़ ही लेते फिर ये चीज़, है ना, याद हो जाएगी। अब बुक ही याद करनी है, इसमें कोई गलत नहीं है। अल्टीमेटली आपका गोल क्या है, वो जो किताब है ना वो आपको याद होनी चाहिए, आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा उससे। और चीज़ें आपको मतलब बहुत ज़्यादा, मैंने बोला ना लॉयर बनने वाला काम भी नहीं करना, ठीक है, और इरिटेटिंग अंकल को जवाब देने वाला भी हमारा मोटो नहीं होना चाहिए। और ऐसा होगा जब आप पॉलिटिकल सिस्टम पढ़ते हो तब आपको बहुत सारी चीज़ों में तो ऐसे लगेगा इसके लिए मैं अब जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और ऐसा बहुत सारे बच्चों के साथ होता है। और जो इस चीज़ के अंदर फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं फिर उनका ये यूपीएससी वाला चीज़ छूट जाता है। कितने लोगों को देखा होगा आपने रोडों पे? नहीं? अरे दिल्ली की हालत नहीं पता क्या आपको? लड़ते हुए नहीं, ये सब चीज़ों के लिए, अरे मैं उतनी बात नहीं कर रही, हम कहाँ पहुँच गए। मैं यूपीएससी वाले एस्पिरेंट्स की बात कर रही हूँ। क्या उनको सीरियस एस्पिरेंट्स बोला जाता है जब वो सड़कों पे आते हैं? कभी प्रीलिम्स के पेपर को लेके कुछ इशू आया तब, या ये सब चीज़ों को लेके यूपीएससी इनको एंटरटेन भी करती है? कभी नहीं करती, ठीक है। यूपीएससी के पास अगर बहुत सारी सुप्रीम कोर्ट में गई भी हैं रिट्स वगैरह, ये सब चीज़ें लोग गए भी हैं सुप्रीम कोर्ट में कि अभी पेपर में ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। यूपीएससी ने पहले से सोच रखा है कि हाँ बिल्कुल बहुत लोग आएंगे, हमको पता है हमको क्या करना है, और उसके बाद वो क्लियर कट एक ही चीज़ करती है, वो 1 हफ्ते के अंदर आपको आगे के एडमिट कार्ड दे देती है मेंस के, कि ये लो जो सीरियस कैंडिडेट है वो मेंस की तैयारी करो, और जिनको ये इश्यूज़ हैं वो रोते गाते रहो। ऐसा होता है? या हमने ये भी, मैं क्या बात, नहीं मैं क्या बात कर रही हूँ ये बिल्कुल आइडिया नहीं है हमको। तो कितने बच्चे ऐसे हैं हमको पता चल रहा है क्या बात कर रही हूँ? पक्का पता चल रहा है? शक्ल से तो लग नहीं रहा हमारी, ऐसे लग रहा है मैम पागल हैं, पता नहीं क्या बोल रही हैं। आप दिल्ली में नहीं रहते ना, इसलिए आप इस बात को शायद समझ नहीं पा रहे। चलो कोई बात नहीं, समझो इसको। ये आ गया आपको समझ में? इसके अंदर क्या किया है इन्होंने? डुअल गवर्नमेंट की आपको सबसे पहले 1-2 चीजें दिखाई दे रही है इसके अंदर। पिट्स इंडिया एक्ट के अंदर 1-2 लाइन लिख लो, बस 1-2 लाइन। सबसे पहली, हाँ बुक में जो है वही लिखाऊंगी, कुछ अलग नहीं लिखाऊंगी। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन, फर्स्ट लाइन, हाँ निधि बिल्कुल अपील किया था। डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन commercial and political functions of company, between commercial and political functions of company. Second point, नहीं सबके लिखवाए क्या मैंने? कौन सा? याद तो कर लो। अभी भी याद नहीं हुआ क्या? 4 दिन बाद रिवाइज करना पड़ेगा। ये तो अच्छी बात है कि हम भूल जाते हैं, ये बुरी बात थोड़े ना है। कितने लोगों को लगता है बुरी बात है कि हम भूल जाते हैं चीजें? ये अच्छी बात है या बेकार बात है? ये क्या होती है फ्रीक्वेंसी? क्या होती है भाई भूलने की? फ्रीक्वेंसी क्या होती है भूलने की? अच्छी बात है, हाथ खड़े करें कि भूल जाते हैं। और गंदी बात है कि भूल जाते हैं। बेकार है, दोनों है। ये अच्छी बात है कि भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसे ही ह्यूमन नेचर में सब लोग भूल जाते हैं, ठीक है। अब आपका नंबर आने के दूर दूर चांसेस नहीं होते अगर पिछली बार सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को सारा सिलेबस याद होता, ठीक है। एक बार उन्होंने पढ़ा और उसके बाद में उनको सारी चीज़ याद है और भूल ही नहीं रहे। इमेजिन करो भूल ही नहीं रहे, आप पास होगे क्या? हो सकते हैं फिर हम? तो ये तो अच्छी बात है ना कि सेकेंड ईयर में वो लोग भूल गए, नहीं तो फिर वो क्या सोचते कि अभी अंडर 100 आई है, अब क्या लानी है, अंडर 10 तो लाएं कम से कम। बार बार में पेपर देंगे, लेकिन दे रहे हैं क्या? इतने लोग देते हैं क्या बार बार में? अभी फिर भी थोड़ा ट्रेंड बढ़ा है अपनी रैंक सुधारने के लिए, ये सब के लिए। पहले तो लगता था हाँ भाई सिलेक्ट हो जाए बस बहुत है,
उसके बाद नहीं। अब पता नहीं सबको अगर स्टेट में लग गए तो भी यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करना है, और यूपीएससी में अंडर 200 आ गए तो अंडर 100 में आना है, अगर 100 में आ गए तो 50 में आना है, 50 में आ गए तो 10 में आना है। उसके बाद भी सेटिस्फैक्शन है क्या? हाँ, हाँ? अपनी चॉइस की सिलेबस मिल जाए, ये कैसे होता है? सर्विस, सर्विस मिल जाए तो रैंक। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं वो भी। ऐसे तो बहुत सारे आपको अपने आसपास में दिख जाएंगे जिनको जो चीज़ चाहिए थी, आईपीएस चाहिए था, आईपीएस मिल गया, उसके बाद भी उनको लग रहा है आईएएस बनना है। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, तो उनका बचपन से सपना वो चीज़। बहुत कुछ कम लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा मेंटल क्लैरिटी के साथ होते हैं, जो क्लियर होते हैं कि हाँ ठीक है ये, अदरवाइज बाकी सब इन्फ्लुएंस तो होते ही हैं। और आपको लगता है अभी आप लोगों के लिए सबसे बड़ा टास्क क्या है? जॉब मिलना। सबसे पहली बात जेन्युइनली मैं बोलूँ तो आप लोगों के लिए टास्क क्या है कि आपको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाए। जब ये मिल जाएगी तब क्या टास्क इतना ही रहेगा हमारा, या हमारी एक्सपेक्टेशन इतनी ही रहेगी? तब और बढ़ जाएगी। और जब यूपीएससी निकल जाएगा तब और ज़्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो ये उसको समझाओ कि क्यों क्यों लोग ऐसा करते हैं, इसमें मेरी क्या गलती? रैंक सुधारेगा? अच्छा, पेपर कैसा हुआ? कितने लोगों ने दिया था भाई आरएएस वाला? हाँ, एक बच्चे का तो मेरे को पता है, बाकी लोगों ने नहीं दिया। कैसा रहा हमारा, तुमको कैसे पता? अब क्या करेंगे? ये तो बात ही गलत हो गई हमारी। घूमने फिरने, घूमने क्या क्या घूम के आए वहां? माउंट आबू? और वो तो एक ही जगह है, माउंट आबू में ही गुरु शिखर है। हाँ, अच्छा चलो, सुबह वाले बच्चों में से बीपीएससी वाले बच्चे हैं, उनमें से एक दो ने बिहार वाला दिया था। आप में से बिहार दिया है अभी? कैसा रहा? हाँ, कैसा रहा हमारा पेपर? तुम इसके साथ बैठती नहीं हो ना पीछे, इसलिए इसने कहा नहीं बताऊंगी। हाँ, कैसा रहा? ही कैसे तो इसने जवाब दिया, बीपीएससी का पेपर इजी लगा। इजी आता है बीपीएससी का, तो मेंस देख लोगी तो तुम हंस दोगी उस पर कि कितना इजी क्वेश्चन पूछते हैं। देखा है किसी ने कभी भी? स्टेट गवर्नमेंट के जो मेंस होते हैं बहुत आसान होते हैं, ठीक है। प्रीलिम्स के अंदर थोड़ा सा ये रहता है कि वो अपने स्टेट का थोड़ा सा पोर्शन पूछते हैं, तो थोड़ा सा वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब हम यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करते हैं। अदरवाइज उनके मेंस आप देखो, स्पेशली मैं ये वाले की बात कर रही हूँ, आपके बिहार हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ये सब के अंदर मेंस बहुत आसान होते हैं, उनके निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। लेकिन इससे कोई भी बच्चे विचलित ना हो, जिनका टारगेट यूपीएससी है उनको इस बारे में सोचना भी नहीं है, ठीक है। जिनका टारगेट है स्टेट पीसीएस वो सोच सकते हैं और वो देख सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। इंडिया के अंदर जितनी चीज़ें आपने पढ़नी है वो तो वहाँ पे आएगी, ठीक है। और मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स जो है, राजस्थान का छोड़ दो तो उनका जीके बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर एमपी, हरियाणा का तो बिल्कुल ही नहीं है। कोई बहुत ज़्यादा है क्या जीके? बहुत ज़्यादा? हाँ, वो तो स्टेट गवर्नमेंट में प्रॉब्लम रहती है, बिल्कुल। क्या नॉर्मल है मेंस का? तो सबका ही मैं कह रही हूँ, स्टेट पीसीएस के अंदर मेंस के आप क्वेश्चन देखो तो सही। एक चीज टाइप ही तो करनी है गूगल के ऊपर। हम घर जाके कितनी देर फोन चलाते हैं, इंस्टाग्राम पे कितनी देर रहते हैं, एक चीज टाइप कर लो। या फिर एक काम करो, इसके लिए और बेटर सॉल्यूशन देती हूँ, ऐसे इंस्टाग्राम पेजेस को डाउनलोड कर, मतलब फॉलो कर लो, जो कि आपके क्वेश्चन वगैरह देते रहते हैं, तब दिख जाएंगे। हमने फॉलो कर रखे, हाँ बिल्कुल, काम की चीज फॉलो करो ना। तो बाकी मसाला न्यूज के साथ साथ में ये न्यूज भी आपको मिल जाएगी, क्या दुख की बात है इसके अंदर? ठीक ही तो है। क्लियर? क्लियर है। हम एक बार लिख लेते हैं जो लिख रहे थे, नहीं तो वो छूट जाएगा। क्या लिखा आपने? ठीक है, सेकंड पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट अलाउड सीओडी, सीओडी समझ जाएंगे, पूरा थोड़ी लिखा है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, अलाउड सीओडी टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स, टू मैनेज द कमर्शियल अफेयर्स but created a new body called as but created a new body called as board of control to manage कौन से अफेयर, पॉलिटिकल अफेयर्स, टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स। इसका मतलब आप ऐसे ही जो चीज लिखी है उसमें ऐसे ही, इसका मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ डुअल गवर्नमेंट की पहली बार कोशिश जो है वो की गई। थर्ड पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट all operations of civil and military कुछ तार वार तो नहीं हुआ ना, हाँ मतलब ठीक है, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रेवेन्यू of British possession of India, of British possession of India या in India, in India I guess better है, in India। क्या कह रहे हैं ये पढ़ के देखो जरा क्या कह रहे हैं। अरे तो पूछ रही हूँ, ऐसे से क्या हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है उनके पास ये पावर रहेगी, ठीक है। एक स्पेशल टर्म इन्होंने यूज की है, दैट इज ब्रिटिश पोजेशन, ठीक है। ये इस बात के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पिट्स इंडिया एक्ट कि इसने पहली बार क्या टर्मिनोलॉजी यूज की है, ब्रिटिश पोजेशन की बात की है, कि इन्होंने माना है इंडिया के अंदर क्या है, ब्रिटिश पोजेशन है, और उसको रेगुलेट करने की ये लोग बातचीत कर रहे हैं। और उसके बाद में डुअल गवर्नमेंट जो है इन्होंने वो स्टार्ट की, और ये काम करने के बाद भी आपको लग रहा है इसका भी मेन मोटो या मोटिव वही चीज दिख रही है कि सारी की सारी पावर जो है धीरे धीरे किसके पास चली जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास चली जाए, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा एक्ट है, दैट इज 1786 का एक्ट, उसको सुनना है लिखना नहीं है। उस टाइम में एग्जैक्टली होता क्या है 1786 के अंदर, आपके जो एलसी है, एलसी मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, ये बनते हैं गवर्नर जनरल। क्या बनते हैं, गवर्नर जनरल। और उन्होंने बहुत क्लियर कट दो बातें बोली कि मेरे को आपकी सारी बातें ठीक है, मेरे को एक चीज़ नहीं समझ में आ रही कि मैं असिस्टेंस के लिए यूज़ करूँगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल। क्या हमने 1773 में बोला था गवर्नर जनरल के असिस्टेंस के लिए कौन होगी, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, कितने मेंबर की, 4 मेंबर की। ये कह रहा है मैं इनकी क्यों सुनूं, कम से कम कुछ मामले ऐसे होने चाहिए, कुछ स्पेशल केसेस ऐसे होने चाहिए जब मैं जो है इनको सुपरसीड कर सकता हूं, मेरे को इनकी सुनने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक तो इसने ये बोला, और एक इसने बोला कि कमांडर इन चीफ जो है वो मैं रहूं। कौन रहे, कमांडर इन चीफ कौन रहे, मैं रहूं। आज के टाइम में कमांडर ऑफ चीफ क्या, इन चीफ किसको कहते हैं, कौन सी पोस्ट, आर्मी में प्रेसिडेंट, ठीक है। आज के पास में वो किसके अंडर में है, प्रेसिडेंट। क्लियर है ये बात। और तब इसने कहा, एलसी ने बोला ये दोनों चीजें मेरे को चाहिए, तो इन दोनों चीजों के लिए एक और अमेंडमेंट कर दिया, या पूरा एक एक्ट लिया है जिसको क्या बोला, 1786 एक्ट, एक्ट ऑफ 1786। इसके अंदर सिर्फ 2 ही प्रोविजंस जानने हैं, और वो 2 प्रोविजंस क्या थे। पहला प्रोविजन कि स्पेशल केसेस के अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात ये नहीं सुनेगा, ये खुद पावरफुल है उतना। और ये किसने डिमांड की थी इस चीज की, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। और सेकंड चीज क्या बोली इसने, कौन बनना चाहता है,
ये बनना चाहता है, तो अब आगे से जितने भी गवर्नर जनरल होंगे वो ये दोनों के दोनों ऑटोमेटिकली उनके पास ये दोनों पावर होगी। एक पावर ये होगी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात सुननी है या नहीं सुननी स्पेशल केसेस में। किसमें? स्पेशल केसेस में। क्या यहाँ तक की बात हमको क्लियर है?